Hi everyone, I'm hoping you all are doing fine. So in this video, we'll discuss about all the practical question of पेपर नंबर 19। हम लोग पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे थे, स्टडी नोट नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 2 की जो थ्योरी है वो उससे पहले जो लेक्चर है उसमें मैंने करा दिया है। आज हम स्टडी नोट नंबर 2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। स्टडी नोट नंबर 2 दोस्तों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 19 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी और प्रैक्टिकल 8 से लेकर 20 मार्क्स तक टोटल एग्रीगेट ये जो है स्टडी नोट है आ जाता है। थ्योरी मैं करा चुका हूँ, आज इसके हम प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है? दी फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट 2018 19 17 16 17 18 3 सालों का हमें डेटा दिया हुआ है। ये सारा डेटा हमारा सेल हो गया और ये सारे खर्चे हमें दिए हुए हैं। उसके बाद हमें निकालने के लिए बोला हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में वैल्यू एडिशन इनटू में 100 निकालना है। दूसरा पोर्शन कह रहा है कि आपको वैल्यू एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट से निकालना है। वैल्यू एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल, यानी वैल्यू एडिशन डिवाइड में नेट सेल इनटू में 100 आपको निकालना है। सिंपल सा फंडा है। हमें क्या है, पहला वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, दूसरा वैल्यू एडिशन निकालना है। नेट सेल तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम नेट सेल की बात करें तो नेट सेल जो है हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम निकालते हैं। पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे हम लोग अपना, पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम अपना वैल्यू एडिशन निकाल लेंगे। फिर हम निकाल के यहाँ पे रख देंगे 2018, 2019, 2020। ओ सॉरी, हमें 18 बैक चल रहे हैं हम, 17 और 2016। उसके बाद हमें क्या है यहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वैल्यू एडिशन ये निकालनी है हमें। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम, एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम। स्टेटमेंट शोविंग कैलकुलेशन ऑफ ओपी, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, बस एक बात का ध्यान रख लेना हमेशा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करेंगे एक्सेप्ट डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट छोड़कर। उसी तरीके से वैल्यू एडिशन निकालते समय ध्यान रखना, वैल्यू एडिशन निकालते समय हम सैलरी एंड वेजेस, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट और रेट्स एंड टैक्सेस ये खर्चे एक्सक्लूड कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय तो केवल दो खर्चे एक्सक्लूड करेंगे हम लोग, डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट। लेकिन जब हम निकालेंगे वैल्यू एडिशन तो एक्सक्लूड कर देंगे सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रीशिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस और इंटरेस्ट। चलिए यहाँ पर डालते हैं पर्टिकुलर, जो हम डिटेल्स डालेंगे, पर्टिकुलर्स। दो 2018, 17 और 2016। सबसे पहले लिखेंगे नेट सेल्स, 1745, 1705, 1610। खर्चे माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी माइनस कर देंगे एक्सेप्ट डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट। चलिए दोस्तों, सबसे पहला है यहाँ डाल दीजिए आप कॉस्ट ऑफ बॉट आउट एंड मटेरियल। इसका नाम दीजिए कॉस्ट ऑफ बॉट आउट एंड मटेरियल, बॉट आउट एंड मटेरियल, मटेरियल 2018 की किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, पावर एंड फ्यूल और स्टोर एंड स्पेयर्स, डेप्रीशिएशन को छोड़ देंगे। तो 1140, 35, 30, 6। 2017 की बात करें तो 1060 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 5। और 2016 की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 975, 27 प्लस 24 प्लस 4। चलिए कैलकुलेटर अपना अपना निकाल लीजिएगा, मेरे पास भी अपना कैलकुलेटर है, मैं वो यूज करूंगा। 1140 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 61, 1266 यहाँ पर आ गया। 1060, 32
27/5 1124 यहाँ पर आ गया। 975 27 24 5 1071 यहाँ पे आ गया। 1031। चलिए दोस्तों, उसके बाद है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस। मैंने कहा था डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट छोड़कर आ जाएंगे, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? 5 1 और 6, 5 और 1 6 और 6 12, 4 और 1 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 4 8। ये हो गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। अब आते हैं मेरी एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड दोस्तों, एडमिन ओवरहेड में सैलरीज एंड वेजेस भी आएगा, रेट्स एंड टैक्स भी आएगा, जरूर आएगा, तीनों ही ऐड कर देंगे हम। तीनों ऐड कर 10 और 2 ये हो गया 162, 172 और 174। ये हो जाएगा कितना? 154 2 9 165। और ये हो जाएगा 148 2 और 8 158। 158 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम ले लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को आ जाते हैं, देख लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सैलरीज हो गया, पैकेजिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हटा देंगे, पहला, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना है, और एक पांचवा हमारा बोनस एंड ग्रेच्युटी हो गया। खर्चे कितने हो जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? चलिए यहाँ पर है ही 7 और 6 और 124 और 12 149 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। चाहते तो आप बोनस और ग्रेच्युटी को अलग से भी लिख सकते हो, वैसे अलग से लिखोगे तो भी बेटर रहेगा। 6 6 12 118 और 10 140, और यहाँ पर 5 और 5 और 108 और 9 127। चलिए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देख लेते हैं हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1745 1260 12 माइनस 174 माइनस 149। 1745 माइनस 1260 माइनस 12 माइनस 174 माइनस 149। And the question is that ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये 130 287। तो हमारा ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 199 199 266, और हमारा हो जाएगा 287। एक बार हम मैच कर लेते हैं अपना आंसर से। ये हमारा आ रहा है 199 266 287, 199 266 287। अब आएगा बारी दोस्तों, अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन भी हम यहाँ पर अपना निकाल लेते हैं। इसको एक बार हम मूव कर देते हैं।
सिंपल सा है, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें क्या इग्नोर करना पड़ेगा, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय हमें इग्नोर करना पड़ेगा दोस्तों इसको, डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को। अब हम निकालेंगे वैल्यू एडिशन, तो सिंपल सा है, कॉस्ट कंसीडर करते समय हमें क्या क्या इग्नोर करना पड़ेगा, आप डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेस और सैलरीज एंड वेजेस, इन सबको इग्नोर कर दीजिए आप। वैल्यू एडिशन हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम एज अ परसेंटेज से जो आंसर की हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम निकाल लेंगे। स्टेटमेंट showing statement showing calculation of statement showing calculation of value addition। यहां पर आइए सिंपल सा, पर्टिकुलर्स 2018, 2017, 2016। सिंपल सा है, नेट सेल्स 1745, 17,5 और 17,16। उसके बाद है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इनपुट बोल लीजिए, या तो कॉस्ट ऑफ इनपुट। ये सारी बेसिक कॉस्ट है, ये हम ऐड कर देंगे। रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा, 2018 की बात करूं अगर मैं, तो 1140। डायरेक्ट वेजेस इग्नोर कर देंगे, पावर एंड फ्यूल ले लेंगे। पावर एंड फ्यूल कितना है, 30 प्लस 30 प्लस स्टोर एंड स्पेयर्स कितना है, 6। डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देंगे। 2017 की अगर बात करूं मैं यहीं पर, तो 1060 और 27 और 5। बात वहीं करूं अगर मैं 2016 की दोस्तों, तो हमें ले लेना पड़ेगा 975 प्लस 975 के बाद हमारा हो जाएगा 24 और 4, 24 और 4। आइए दोस्तों, इसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट जो बेसिक इनपुट की कॉस्ट है वो ले लेते हैं हम। 1140 प्लस में 30 प्लस में 6, 1176। 1060 प्लस में 27 प्लस में 5, 1092, 1092। और ये हो जाएगा 975, 24 और 4, 1003। चलिए, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवर हेड 2018, 2018 का हमारा हो जाएगा, ये इग्नोर करना है, सैलरीज हमें, डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है, रेट्स एंड टैक्स इग्नोर करना है, तो हमारा 6 हो जाएगा। चलिए, ये तो डायरेक्टली यहाँ लिख दिया 6, और डायरेक्टली अब तो ये 6, 5, 4। और अगर हम बात करें एडमिन ओवरहेड की, एडमिन ओवरहेड, तो एडमिन ओवरहेड में क्या आएगा, ये इग्नोर केवल ये आ जाएगा 162, 154 और 148। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। आइए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा हमारा, सैलरीज एंड वेजेस इग्नोर हो जाएगा, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग हमारा आएगा यस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 2018 का हो जाएगा आपका 6, 2000 वहीं 17 में हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 6, और 2016 में है आपका 5। और हमारा इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाएगा हमें।
डेप्रिसिएशन अदर ओवरहेड कितना हो जाएगा, अदर ओवरहेड हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 124, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 118 प्लस 108, ये हो जाएगा 130, 124, 113। चलिए देखिए वैल्यूडेशन कितना आ रहा है, 1745 माइनस 1176 माइनस 6 माइनस 162 माइनस 130, 271, 1705 माइनस 1092 माइनस 5 माइनस 154 माइनस 124, 330। और अगर इसकी बात करें 1610 माइनस 1003 माइनस 4 माइनस 148 माइनस 113, 342। यहाँ क्यों डाउट लग रहा है ऐसा, देखें एक बार आंसर चेक करें, देखें थर्ड वाले में डाउट लग रहा है कुछ क्या, नहीं 271 330। ओहो वेल एंड गुड, आंसर मैच है, आंसर हमारा मैच है। ठीक है, अगर कंसेप्ट से चलेंगे चीज़ों को तो मिल जाएगा हमें चीज़ें, सिंपल सा है। 271 330 और 342। अब हम परसेंटेज निकाल देंगे यहाँ पे, सिंपल सा है। 2018 की परसेंटेज क्या हो जाएगी, पहले क्वेश्चन में निकालता मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी 199 डिवाइड में वैल्यू एडिशन 271 इंटू में 100, और 2017 में हमें निकालना था, 2017 में था हमारा यहाँ पर 266 डिवाइड में 330 इंटू में 100, और 2016 की अगर बात करें तो हो जाएगा 287 डिवाइड में 342 इंटू में 100। उसके बाद हमारा क्या है, सिंपल सा हमें निकालना है ये कितना था हमारा, 266 डिवाइड में 330 इंटू में 100, और ये था हमारा 2016 का 287 डिवाइड में 342। निकाल दीजिए, 199 डिवाइड में 271 इंटू में 100, ये हो जाएगा हमारा 73%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वैल्यू एडिशन, और 266 डिवाइड में 330 इंटू में 100, ये हो जाएगा हमारा 80%। और अगर इसकी बात करें 287 डिवाइड में 342, ये हो जाएगा हमारा 83%। देखिए कितना आ रहा है, 73 80 73 80 83 73 83 83। ठीक है, दूसरे का भी ऐसे निकाल देंगे, वैल्यू एडिशन डिवाइड में नेट सेल इंटू में 100। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉस्टिंग का डेटा दिया हुआ है 2 ईयर का, हमें निकालना है वैल्यू एडिशन और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द डिफरेंट क्लेमेंट्स। चलिए हम निकाल लेते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन निकाल लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट शोविंग कैलकुलेशन ऑफ, वैसे निकाल लेते हैं हम, स्टेटमेंट शोविंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडिशन। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान से देख ला, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है आपका, अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा कि तीसरा क्वेश्चन सिमिलर है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है, बाकी सब सिमिलर है। 2018
2017। सबसे पहले लेंगे हम नेट सेल्स। नेट सेल्स है हमारा 4800 और 3840। इसमें हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये ऐड कर देंगे हम। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ एफजी यानी फिनिश गुड्स कितना है, 20 और 10, 20 और 10। इसको हम ऐड करके निकालेंगे हम अपनी नेट एडजस्टेड सेल्स। 4820 और 3850, इसको हम नाम दे देंगे नेट एडजस्टेड सेल्स, नेट एडजस्टेड सेल्स, नेट एडजस्टेड सेल्स। ठीक है। अदर इनकम को बाद में अदर इनकम को ना वैल्यू एडिशन निकालने के बाद जब हम अदर इनकम को ऐड करते हैं तब हमारा निकलता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लेस कर देंगे हम कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स मान लीजिए, कॉस्ट ऑफ इनपुट मान लीजिए, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इनपुट 2018 और ये हो जाएगा हमारा 2017 का। 2018 का निकालते हैं हम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 1760, वहीं पर 2017 का है 1440। डायरेक्ट वेजेस हम इग्नोर करते हैं, वैल्यू एडिशन निकालते समय पावर एंड फ्यूल ले लेंगे, प्लस में 240, यहाँ प्लस कर देंगे 192। स्टोर्स एंड स्पेयर्स ले लेंगे 160 और 140, प्लस में 160 प्लस में 140। और ये क्या है, सेस एंड लोकल टैक्स इग्नोर करेंगे, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ले लेंगे 430 और 370। ये है एडमिन ओवरहेड से पहले के खर्चे, सारे ऐड कर लीजिए यहाँ पे। 1760 प्लस 240 प्लस 160 प्लस 430 हो जाएगा 2590। और ये 1440, 192, 140, 370, ये हो जाएगा आपका 4720, 4732। अब आते हैं हम एडमिन ओवरहेड का टोटल कर लेते हैं। एडमिन ओवरहेड 2018 2017। एडमिन ओवरहेड में आ जाओ। एडमिन ओवरहेड में ऑडिट फीस आएगी, यस 36 और 30, 36 इधर 30 इधर। ऑडिट फीस, सैलरीज टू कमीशन टू डेटर्स इग्नोर कर दो। अदर ओवरहेड 260 और 220, 260 और 220 2017 में। टोटल करो 260 प्लस 36 296 और 30 और 220 250। ठीक है, चलिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। सैलरीज एंड वेजेस को इग्नोर कर देना है। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग 2018 का। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग कितना, 20, 2017 का मेरा हो जाएगा 16। अदर ओवरहेड बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ले लीजिए 250 और 200। उसके बाद टोटल ऑपरेशन इग्नोर करना है। इंटरेक्ट चार्जेस बस ये हो गया 270 यहाँ हो जाएगा मेरा, और 216 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना, इस इंटरेस्ट में केवल हम वर्किंग कैपिटल वाला इंटरेस्ट लेते हैं, ऑन वर्किंग इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल वाला लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन कितना है,
60 और 25, इन सबको इनकम से माइनस कर दीजिए, नेट सेल से आपका आ जाएगा वैल्यू एडिशन। करके देखते हैं हम। 48 20 माइनस 25 90 माइनस 296 माइनस 270 माइनस 60 1604। वैल्यू एडिशन 2008 का, 2017 का देख लेते हैं। 38 50 माइनस देयर वुड बी सम मिस्टेक क्या? देयर वुड बी सम मिस्टेक मीन्स 1440 192 140 370 ये आ जाएगा आपका कितना 21 42। सो 3850 माइनस 21 42 21 42 माइनस 250 माइनस 216 माइनस 25 12 17 देख लेते हैं अगर हमने मिस्टेक नहीं करी कुछ या कुछ कैलकुलेशन एरर। 16 4 और 1207 योर आंसर विल बी 1217। ओके, वैल्यू एडिशन हमारा मैच हो चुका है, पहला आंसर हमारा ओके है। ये होता है हमारा वैल्यू एडिशन। ठीक है, हमने पहला पॉइंट निकाल दिया, ये हमें मांगा था वैल्यू एडिशन, ये हमने निकाल दिया वैल्यू एडिशन। अब इस वैल्यू एडिशन के बाद हमें क्या निकालना है, इसमें अगर हम अदर इनकम ऐड कर देंगे, इसी में ही वैल्यू एडिशन में अगर हम अदर इनकम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देख लेते हैं हमारी अदर इनकम कितनी है। 300 200 300 200 तो हो जाएगा हमारा 1904 और 1417। एक बार हम आंसर मैच करते हैं, ऑब्वियसली मैच होगा आंसर, अभी तो हमने कर लिया 1904 1417। ये देख लीजिए 1904 और 1417। अब है अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे हम अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अर्निंग थर्ड पॉइंट अर्निंग, ये अलग से कर लेंगे, 2 पॉइंट्स एक साथ, वैल्यू एडिशन और अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अलग से। अब इस अर्निंग को जो 1904 और जो 1417 इसको बांटना पड़ेगा हमें, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, वैसे हम चाहते तो इसी को कंटिन्यू कर सकते थे, पर इसको अलग से निकाल देंगे तो भी बेटर ही रहेगा। दो 2017 पर्टिकुलर्स कर दीजिए इसको इस हिस्सों में कि एम्प्लॉयज़ को कितना मिलेगा। एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि डायरेक्टर उसको रेम्युनरेशन सैलरी कितना है 2018 का 2019 का। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड के तौर पे दिया जा रहा है, इंटरेस्ट टू बोरोवर्स, जो बोरोवर से पैसा उधार लिया उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद रेट एंड अर्निंग जो है हम रेट एंड अर्निंग जो है हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। ध्यान रखना हमेशा हर क्वेश्चन में अगर हमें जब भी अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो रेट एंड अर्निंग जो होता है हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। रेट एंड अर्निंग कैसे निकलेगा अभी हम वो देख ही रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर। चलिए यहाँ पर अभी हम एक बार देख लेंगे कि अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहा है, यही निकाल देंगे हम। ये ध्यान रखना मैं 2018 का लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2019 का ये रफ कर रहा हूँ मैं, रफ वर्क। जितनी जितनी सैलरी ज़्यादा आएंगी 440 352 सैलरीज 48 40 48 40 और सैलरीज एंड वेज 36 30
36 30 और कोई नहीं, इनका टोटल कर लो, ये हमारा सैलरीज आ जाएगा। इतना एम्प्लॉयज को बटेगा 440, 48 और 36 2018 में बटेगा 524 और 219 352 352 40 और 30 422 524 और 422 524 और 422 524 और 422 524 और 422 कैसे कैसे है ये हम यहाँ से कर सकते हैं हम। 440 48 36 448 कितना था 448 440 48 36 440 प्लस 48 प्लस 36 36 इसका टोटल बना 540 और ये 352 40 30 352 ये 17 है 352 40 और 30 इन दोनों का टोटल एक बार और दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं 440 48 36 524 और 352 40 और 30 422 उसके बाद शेयर होल्डर को डिविडेंड का हिस्सा ही मिलेगा। प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है ना 420 और 230 शेयर होल्डर को मिल जाएगा 420 और 230। अब बारी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन बोरोवर कितना है ऑन फिक्स लोन ऑन डिबेंचर 120 और 100 120 और 100 120 और 100 उसके अलावा हमारा टैक्सेस टू गवर्नमेंट रिटेन अर्निंग हम निकाल लेंगे टैक्सेस टू गवर्नमेंट लास्ट है हमारा टैक्सेस टू गवर्नमेंट। उसके अलावा टैक्सेस टू गवर्नमेंट ये अर्निंग हमारे पास थी कितनी अवेलेबल, अर्निंग्स हमारे पास जो अवेलेबल थी 1904 और 1417 1904 और 1417 रेटेड अर्निंग जो है वो उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा। इन सब 1904 में से सारे कॉस्ट घटाने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो रिटेन अर्निंग में जाएगा। 1417 में से ये सारे माइनस करने के बाद जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग के तौर पर बैलेंसिंग फिगर में जाएगा। टैक्सेस टू गवर्नमेंट ये कितना जाएगा, टैक्सेस टू गवर्नमेंट ये भी यहाँ से मिल जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेस टैक्सेस टू गवर्नमेंट निकाल लेते हैं एक बार हम यहाँ पे, ये भी रफ वर्क में कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखना टैक्सेस कहाँ पर है, टैक्सेस कहाँ पर हैं, टैक्सेस एक टैक्सेस ये हो गया 120 और 100 120 और 100 उसके अलावा और कोई टैक्सेस हैं क्या, टैक्सेस 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 जो लोकल गवर्नमेंट को हमने किए हैं सेस एंड टैक्सेस 120 और 100 अभी तक ये मिला है हमें। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्सेस 316 और 200 316 और 200 हो जाएगा आपका 120 प्लस 316 436 और 300 436 और 300 436 और 300 1904 माइनस 436 माइनस 120 माइनस 420 माइनस 524 404 रिटेन अर्निंग के तौर पर मेरा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसको मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया और 1417 माइनस 422 माइनस 230 माइनस 100 माइनस 300 365 एक बार देख लेंगे कितना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिटेन अर्निंग कितना आ रहा है वो देखना है मुझे तो। ठीक है एकदम एग्जैक्ट है। कंपनी एज रिटेन फंड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ये देखो 404 और 365 404 और 365 सिंपल सा। सबसे पहले हमें निकालना है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन निकालते समय हर बात को ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन में भी दिखा है, दूसरे में तीसरे में जितने भी क्वेश्चन में आएंगे वैल्यू एडिशन निकालते समय हमें सैलरी से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो इग्नोर कर देने हैं, डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देना है, इंटरेस्ट जो है वो इग्नोर कर देना है, टैक्सेस जो है वो इग्नोर कर देना है। सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, वो हमारा वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। वैल्यू एडिशन में अगर मैं अदर इनकम ऐड कर देता हूं तो मेरा दूसरा पॉइंट निकल जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन को बांटेंगे, एम्प्लॉइज का जो टोटल होगा उसमें बांट देंगे, टैक्सेस जो होगा वो बांट देंगे, जो भी हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोवर उसको बांट देंगे,
सैलरी जो होगा टोटल उसको बांट देंगे, उसके अलावा जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग होगा, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में से। एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। बस हमें क्या करना है कि जब हम एडजस्टेड सेल निकालेंगे उसमें एक नया पॉइंट है एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तो ये भी ऐड कर देंगे। उसके अलावा बाकी सेम, एक बार करके देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा, मैं करा दूंगा उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन है, काफी इजी है। एक क्वेश्चन जो है उसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट से करा दे रहा हूँ, बाकी बिना फॉर्मेट के भी करेंगे तो भी हमें चल जाएगा। फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे करना है। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी है। रिकंसिलिएशन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा में कुछ मिसमैच है। जैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते थे 11 12 में या फाउंडेशन में, ऐसे में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी है। एल दो हम इंटर में भी हम कॉस्टिंग में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन पढ़ते ही रहते हैं। रिकंसिलिएशन पढ़ना 8 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, ऐसा कुछ भी टेक्निकल इसमें है नहीं ऐसा। ये हमें डेटा दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि हम कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकल जाए। तो देखिए केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक और चीज बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन जो है ना वो कन्वीनियंट तरीके से हम कर सकें। हम क्या करेंगे कि हर बार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो बेस लेंगे ना वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, और हम जो है एडजस्टमेंट करते हुए पहुंच जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट पर। पर्टिकुलर, चलिए वैसे यहाँ पे हमें करने की जरूरत थी नहीं, वैसे रिक्वायरमेंट थी नहीं, ये लाइन लेने की जरूरत नहीं थी, हमें बिल्कुल सपाट करना था, मैं सिंपल सा पर्टिकुलर अमाउंट लिखना था, हमें ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी। ये लाइन लेने की हमें क्या थी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए, और यहाँ जाएगा हमारा अमाउंट, ब्रैकेट में डालेंगे हम रुपी में। चलिए, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर लिखते हैं हम। स्टार्टिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो है हमारा कितना, ये जो हमारे डिजिट दिए अंदर में 3 जीरो में कन्वर्ट करके दिए, तो हम यहाँ भी हम 3 जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। 89807.5। चलिए, अब ध्यान रखना कि कैसे करेंगे हम, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चलिए, ओपनिंग और क्लोजिंग का एक बार हम इसको छोड़ देते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट को छोड़ देते हैं, इसको पढ़ते हैं हम। यूरिया एंड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये मेरी इनकम है। मैंने क्या किया, 348 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैंने इनकम को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा दिया लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ रखा होगा तो मुझे लेस करना पड़ेगा। इस तरीके से कर सकते हैं हम। यूरिया एंड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, या तो आप एड लेस करके अलग दिखा दीजिए, या तो इस तरीके से कर दीजिए, जिनको भी आप लेस कर रहे हैं उनको ब्रैकेट में दिखा दीजिए, बस एड लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा भी कर सकते हैं। एक्सपेंस ऑन सीएसआर, आपने 56,000 है, वैसे तो हम 56 मान लेते, क्योंकि देख रहे ना अभी 3 जीरो में कन्वर्ट कर रखा है इसको। तो 56 का आपने खर्चा कर दिया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आपने माइनस कर दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं माइनस किया, तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा ये एक्सपेंसेस ऑन सीएसआर। एक्सपेंसेस ऑन सीएसआर 56 हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐड कर रखा होगा, अब माइनस करेंगे आप। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 150 माइनस कर देंगे आप। केमिकल यूज्ड इंटरनली, आप ध्यान रखना केमिकली यूज्ड इंटरनली, इसको आप मान के चल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक को हम एज इनकम ट्रीट करेंगे हमेशा। क्लोजिंग स्टॉक की जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी को, ओपनिंग स्टॉक को आप एक्सपेंस ट्रीट करना और क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा इनकम। तो आपके पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है किसका, केमिकल का, कितना पड़ा हुआ है 382 यहाँ पर और 365 यहाँ पे, यानी आप मान के चलिए इसको इनकम ट्रीट कर रहे हैं तो 382 यानी आपने इनकम ज्यादा ले रखी है केमिकल यूज इंटरनली। केमिकली यूज इंटरनली, इसको हमने इनकम मानी है, तो मान के चलिए 382 है ना आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में लिखा हुआ है और 365 जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के उसमें लिखा हुआ है, तो यानी आपने जो इनकम जो है वो ज्यादा दिखा रखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो माइनस कर देंगे 382 माइनस 365, 382 माइनस 365, 17 माइनस कर देंगे आप। फेवरेबल एक्सचेंज, फेवरेबल रेट अभी इनकम है आपने ऐड करके माइनस कर देंगे आप। फेवरेबल एक्सचेंज रेट वेरिएशन माइनस कर देंगे हम 294। पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट खर्चा है आपने माइनस कर रखा होगा, ऐड कर देंगे पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट, आपने माइनस कर रखा होगा ये 584 आप ऐड कर देंगे। परचेज टैक्स रिफंड इनकम है आपकी, ये आपने ऐड कर रखा होगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये आपको माइनस करना पड़ेगा। परचेज टैक्स रिफंड यानी मेरे को क्या है, टैक्स का रिफंड आया तो मेरी इनकम होगी, इस इनकम को मैंने यानी 453 की इनकम को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर रखा होगा, तो मुझे अब माइनस करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन करते समय। लिटिगेशन रिकवरी, कोई केस चल रहा था, लिटिगेशन का मतलब कोई केस चल रहा होता है, तो लिटिगेशन चल रहा था केस से, अब उसको आपको रिकवरी मिल गई है, कुछ पैसा चूंकि आप केस जीत गए उससे आपको रिकवरी हुई है, तो वो आप क्या करना, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एड बैक रखा होगा तो आप माइनस करना पड़ेगा आपको। लिटिगेशन रिकवरी, लिटिगेशन रिकवरी कितना माइनस कर देंगे आप, लिटिगेशन रिकवरी 125, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक को तो हम भूल गए, मैंने कहा था ओपनिंग स्टॉक को आपको ट्रीट करना पड़ेगा एज अ एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा एज अ एक्सपेंस, और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट कर लीजिएगा एज अ इनकम, तो आपको इसको समझने में कंसेप्ट को आसानी हो जाएगी, देखना कैसे। अब आप देखना, यानी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितना यानी खर्चा कितना लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक को ट्रीट कर रहे हैं, वो ओपनिंग स्टॉक कितना लिख दिया आपने, 31,700 प्लस 83,220, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 1,14,920, और इसका टोटल देख लेते हैं हम, 35,210, 78,590, 113,800। मैंने कहा ना इसको खर्चा मान लीजिए आप, तो यहाँ पर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा खर्चा लिखा हुआ है, यानी ज्यादा माइनस कर रखा है एज कंपैरिजन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा माइनस कर रखा है, तो आपने एड बैक करना पड़ेगा। ये लिख दीजिए यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपको एड बैक करना पड़ेगा कितने से, 1,14,920 माइनस 1,13,800 माइनस 1,14,920, 1,120 आप ऐड कर दीजिए। सेम देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेड करिए एज अ इनकम और ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, 35,260 प्लस 89 टू 35
260 प्लस 89 320 124 580 और यहाँ पर 39 420 प्लस में 80 450 119 हो जाएगा ये 119 870 यानी आपने ज्यादा ले रखा है। यहाँ पर 1,19,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1,24,000 लिखा हुआ है। कहने का मतलब यही है कि आपने इनकम ज्यादा लिख ली है। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी 1,24,580 माइनस 119,870 माइनस आपने यहाँ पे इनकम जो है वो ज्यादा लेके तो आपको माइनस करना पड़ेगा 4710 करके देखना। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 89807.5 माइनस 348 प्लस 56 माइनस 150 माइनस 17 माइनस 294 प्लस 584 माइनस 543 माइनस 125 प्लस 2 माइनस 4710। इसका आंसर ये आ रहा है मेरे हमारे अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है 85470.5। एक बार चेक करते हैं क्या हमारी एडजस्टमेंट ठीक की है हमने 85470.50। चलिए दोस्तों एकदम एग्जैक्ट जो है आंसर मैच हो रहा है। सिंपल सा फंडा है कि जब भी हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो हमेशा कोशिश करनी है हमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही स्टार्ट करना। अगर दो प्रॉफिट दिए हुए हैं, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही प्रॉफिट दिया हुआ है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को हम। कॉस्टिंग का दिया है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर दोनों दिए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट स्टार्ट करिएगा वहां से कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको निकालना पड़ेगा जो ये निकलता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मेरा निकला है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सीधा मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, बाकी समझ लीजिएगा कि अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको हम वैसे कर लेते हैं। इसका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड शोड अ प्रॉफिट फॉर इतना, तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर्मेट बना देंगे हम यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरा पर्टिकुलर, हो जाएगा मेरा अमाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पैंतीस 700। ये कह रहा है कि एन ओल्ड मशीन नेटवर्थ इतना वाज सोल्ड ऑफ इतना, 6,54,000 की मशीन आपने 9,30,000 में कर दी तो आपको प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐड बैक कर रखा होगा। अब उस प्रॉफिट को मुझे माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को पर पहुंचने के लिए, या रिकंसिलिएशन करते समय। क्या किया मैंने, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना, 9,30,000 की बेच दी, जबकि उसकी वैल्यू थी 6,54,000। 9,30,000 की मशीन बेच दी जब इसकी वैल्यू थी 6,54,000। 2,76,000।
डिविडेंड इनकम वाज रिसीव्ड अमाउंटिंग 84,500 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बिजनेस में, उससे आपको डिविडेंड मिला, या आपने किसी के शेयर्स खरीद रखे थे, उसको आपको 84,500 का डिविडेंड मिला। ये आपके एक इनकम है। आपने प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐड कर रखा होगा। रिकंसिलिएशन करते समय हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो डिविडेंड इनकम ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। मैंने बताया आप या तो ऐड सेल करके अलग अलग कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप चीजों को पहले ऐड कर लीजिए, ऐड वाली चीजों को एक साथ लिख लीजिए, लेस वाली चीजों को एक साथ लिख लीजिए, या फिर आप हर एक ट्रांजेक्शन वाइज करते जाइए। जो प्लस जो ऐड करना है जिसको, उसको पॉजिटिव में रहने दीजिए। यहाँ पर जैसे ये प्रॉफिट है तो पॉजिटिव में रहने दिया मैंने। अब ये जिसको लेस करना है तो नेगेटिव में दिखा दीजिए ब्रैकेट बंद करके, डिविडेंड इनकम। अब ये इसको माइनस करना है तो इसको ब्रैकेट में दिखा दूंगा मैं 84,500। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने भी कर रखा है पूरा 8 मार्क्स मुझे मिला है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, एडलेस अलग करके, बेटर, ये भी बेटर रहता है। A sum of 58,000 was spent as CSR। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने एक समाज की भलाई के लिए आपने अपने बिजनेस में से 58,000 रुपए आपने खर्च कर दिए। CSR एक्सपेंस आपने माइनस का रखा होगा, ये अब आपको इसको एड बैक करना पड़ेगा। 58,000। द कंपनी वॉज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। परचेज किया 13,50,000 का सामान और उसको बेच दिया हमने 13,42,300 में। 40,800 का एक्सपेंस करने के बाद, यानी 13,50,000 का आपने सामान खरीदा, उसमें और खर्चा कर दिया आपने 40,800 का, यानी टोटल आपने सामान खरीदा 13,90,800 का। इसको आपने बेच दिया 13,42,300 का। कम में बेचा, आपको 48,500 का नुकसान हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ₹13,50,000 और इसमें हम ऐड कर देंगे 40,800। इसमें से माइनस कर देंगे हम 13,50,000। कितने में आपने बेचा? 13,42,000 में। 13,00,000, यहाँ पर दोबारा 13,42,300। 13,50,000, 40,800 माइनस 13,42,300। कितने का आपको नुकसान हो गया, वो आपको एड बैक करना पड़ेगा 48,500 का। उसके बाद द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वाज वैल्यूड एंड फिनिश गुड्स वाज अंडर वैल्यूड ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यूड इतना एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूड इतना। यानी देखना, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या मानते हैं? अपनी इनकम मानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या मानते हैं? अपनी एज अ इनकम मानते हैं। आपने क्या किया, एक बार तो अपनी इनकम को बढ़ा दी और एक बार अपनी इनकम को कम कर दिया है, तो मुझे नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट अगर देखूं मैं, 65,400 से मैंने बढ़ाया है और 29,600 से कम किया, यानी मैंने ज्यादा से बढ़ाया। कितने ज्यादा से बढ़ा दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री को? 65,400 माइनस 29,600, मैंने 35,800 से क्लोजिंग इन्वेंट्री को नेट इफेक्ट से बढ़ा दिया। और ध्यान रखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी इनकम है, इसको मैंने बढ़ा दिया, यानी इनकम मैंने ज्यादा दिखा रखी है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर वैल्यूड कितने से? 65,400 माइनस 29,600, 35,800। आपने इनकम बढ़ा रखी है, इसको माइनस कर दीजिए। अब आप निकाल दीजिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। पैंतीस 46,700 माइनस 276 माइनस 84,500 प्लस 58,000 प्लस 48,500 माइनस 35,800
there would be a some little bit changes. कुछ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे 35-40 इतना हम लोगों ने 800 को लेस करा, हमने 84,500 को ऐड किया, ओके एक पॉइंट और हमारा रह गया, एक पॉइंट हमारा बीच में रह गया था। फिफ्थ पॉइंट हमारा रह गया था कि सम रिनोवेशन वर्क कैरिड आउट एट अ कॉस्ट ऑफ 7,50,000 एंड यूजफुल लाइफ ऑफ इतना, यानी एक 7,50,000 की मशीन का आपके जो है 5 ईयर्स का यूजफुल लाइफ थी। तो मान के चलते हैं कि जो है अपने कम से कम 4 साल तक आराम से उसकी कॉस्ट जो है 4/5 जो 4/5 हिस्सा जो कॉस्ट है उसकी आपने उस मशीन को आपने ढंग से यूज कर लिया है। तो ये आपका आपने मतलब हर साल जो है ना, हर साल आपने क्या कर लिया है उसको यूज करते गया है। तो उसका हम 4 बाई जो 4/5 का हिस्सा होता है वो जो है खर्चा हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पर एड बैक कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उसको 4/5 ऑफ रिनोवेशन एक्सपेंस, ये एड बैक करना पड़ेगा मुझे। 7,50,000 का 4/5, 7,75,000 का 4/5, 6,20,000, 35,40,700 माइनस 2,76 माइनस 84,500 प्लस 58,000 प्लस 48,500 प्लस 6,20,000 माइनस 35,800, 38,76,900 मैच हो रहा है, 38,76,900, 38,76,900, 38,76,900। सिक्स क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। फाइनेंशियल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, ओपनिंग स्टॉक को एज एक्सपेंस ट्रीट करना है, क्लोजिंग स्टॉक को आपको एज इनकम ट्रीट करना है, बिल्कुल जो मैंने अभी कराया वैसे कर देना है। इंटरेस्ट इनकम है, या आपकी इनकम है आपकी एड ओवर, क्योंकि आपने माइनस करना है। डोनेशन गिवन आपने खर्चा माइनस कर दिया होगा, आपको एड बैक, या आपको माइनस करना है या आपको एड बैक करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, आपको 1,22,000 का जो है वो लॉस हो गया फिक्स्ड एसेट के बेचने से, तो आपने माइनस कर दिया होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को, अब आप एड बैक कर दोगे। वैल्यू ऑफ सीमेंट ओवरटेकन ऑन कंजम्पशन, तो आप इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करोगे। कॉस्ट ऑफ पावर एट ऑन विंड मिल, इसको आप कॉस्ट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है ना। अगर जैसे मैं यहीं पर एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने यहाँ पर इसको कॉस्ट लिखा 49 और यहाँ पर आपने कम कॉस्ट किया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपने क्या किया, कम माइनस करके आपको और माइनस करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने ऐड कर रखा होगा, आप माइनस करोगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन माइनस कर रखा होगा, आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम, आपको एक इनकम आई है, आपने इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया आपको, तो आपने ऐड कर रखा होगा, माइनस करोगे आप। सारे एक जैसे कंसेप्ट हैं, मैं एडजस्टमेंट समझा दे रहा हूँ आपको, एक बार कर लेना। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है, फॉर्मेट करा दिया मैंने, क्वेश्चन आपको करा दिए दो उसकी प्रैक्टिकली। अब हम बाकी सब सिंपल है तो मैं इसलिए समझा नहीं रहा इनको। कोई भी दिक्कत है बताइए, दोबारा ही उन क्वेश्चन को करा दूंगा मैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है 22,14,100। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड आपने ऐड कर रखा होगा, माइनस करेंगे आप। लॉस ऑन आपने माइनस किया होगा, आप ऐड बैक कर देंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन आपने क्या करना होगा, ये खर्चा आपने माइनस कर दिया होगा, आप इसको ऐड बैक करोगे। डोनेशन पेड, आपने डोनेशन का आपने माइनस कर दिया होगा, आप ऐड बैक कर दोगे। इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया, आपने ऐड कर रखा होगा, आप माइनस करोगे। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, आपको प्रॉफिट हुआ आपने ऐड कर रखा होगा, माइनस करोगे। इंटरेस्ट इनकम आपने ऐड कर रखी होगी, आप माइनस करोगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स इन्वेंटरीज, पॉइंट को थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपने अपने इनकम को कम कर दिया, कहने का मतलब यह है कि आपने अपने इनकम को कम कर रखा है। तो 3,90,000 ये क्या है 3,90,90,12,500 और 3,82,00,000, तो 3,90,00,000 से आपने इनकम को, कॉस्टिंग की इनकम को कम कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल की इनकम को अभी भी आपको और कम करना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे और अपनी इनकम को कम कर दोगे तो ये लेस हो जाएगा। दिखा गया 8,06,070। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सम ओल्ड एसेट सोल्ड ऑफ व्हिच फेचड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, प्रॉफिट आपने ऐड कर रखा होगा, आप माइनस कर दोगे।
इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड अमाउंटिंग 45,000 फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने ऐड कर रखा होगा, माइनस कर देंगे अब आप इसको। वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रैक्टिस टेक इनटू अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इज इन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। आपने वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिया ही नहीं आपने। तो कहने का मतलब यह है आपका, अगर आपने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है तो 2,45,000 यानी आपकी इनकम 2,00,000, मैंने कहा ना क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोग इनकम मानेंगे, 2,45,000 की इनकम आपने रिकॉर्ड नहीं करी और 2,15,000 का आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो नेट ऑफ में आपने 30,000 का जो है वो प्रॉफिट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो आप ऐड कर दोगे, तो 30,000 प्रॉफिट यहाँ पर ऐड कर देंगे। द कंपनी वॉज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय परचेजिंग गुड्स इतना एंड सेलिंग इतना। सिंपल है, ये आपने इतने का सामान खरीदा, इसको खरीदने में इतने का खर्चा लग गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो माइनस करेंगे, लॉस आ रहा होगा तो खैर। अब मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। 11,15,845 का आपने सामान खरीदा, 35,000 के आपने खर्चे ऐड कर दिए और आपने कितने का बेच दिया इसको, 13,12,850 का आपने बेच दिया। 16 का आपको नुकसान हुआ है, 1,62,000 का आप एड बैक कर लेंगे। अब मेजर ओवरऑल इसका वो ये 4/5 हिस्सा ऐड बैक कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। तो नेट इफेक्ट में ओवर वैल्यूड क्या है, 2 लाख, यानी आपने खर्चा जो है ज्यादा माइनस कर रखा है आपको। देखिए सिंपल सा नेट ऑफ इफेक्ट देख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स वाज ओवर वैल्यूड, 2 लाख से आपने खर्चे को बढ़ा रखा है और इनकम को 1,25,000 से बढ़ा रखा है। तो अगर मैं ऑन एन इफेक्ट बोलूं तो मैंने 15,000 से अपने खर्चे को ज्यादा माइनस कर रखा है, तो हम जो है 15,000 से अपने खर्चे को एड बैक कर लेंगे। नौवे का ये करा देता हूँ मैं, नौवे का ये जो है वो अलग है, नौवे का बी सेम है बिल्कुल। नौवे का ये बोल रहा है कि हमें क्या है, टर्नओवर निकालनी है कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स के तहत। तो कंपनी की कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे निकलेगी, टर्नओवर। नौवे का ए, टर्नओवर ऑफ अंबिका, टर्नओवर ऑफ अंबिका टेक्सटाइल, अंबिका टेक्सटाइल। पर्टिकुलर और अमाउंट, सेल्स है मेरा 19,300, ट्रेडिंग सेल्स फ्रॉम डिपो, ट्रेडिंग सेल्स 1250, एक्सपोर्ट इनकम 2100, एक्सपोर्ट ड्यूटी को इग्नोर कर देंगे। इनकम फ्रॉम जॉब प्रोसेसिंग, इनकम फ्रॉम जॉब प्रोसेसिंग 1100, स्क्रैप सेल 235, इनकम फ्रॉम लोन लाइसेंस ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम लोन लाइसेंस ऑपरेशन, ये हो जाएगा मेरा 560। कितना आ रहा है, ये मेरा हो जाएगा टर्नओवर। चलिए दोस्तों निकालें एक बार, कितना आ रहा है, 19,300, 1250 प्लस 2100 प्लस 1100 प्लस 235 प्लस 560, ये तो आ रहा है 24,545। को आंसर मैच कर लेते हैं, 24,545, यानी एक्सपोर्ट जो ड्यूटी है उसको आप इग्नोर करोगे, 24,545 एग्जैक्ट है। नौवे का बी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे। मतलब जो सिमिलर क्वेश्चन है वो तो आप कर सकते हो ना, उनको मैं करा कि क्यों आपका और अपना समय कंज्यूम करूंगा। आपसे नहीं होता है मुझे कमेंट करना कि मेरे से नहीं हो पाया, ये पॉइंट नहीं हो समझ में आ रहा, तो मैं उसको कराऊंगा। नौवे का भी फिर वही आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया 29,60,000,
द कंपनी वॉज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय परचेजिंग गुड्स, वही है 6 लाख, और इसमें खर्चे को ऐड कर देना है, इसमें 70 माइनस कर देना है। सम डिस्क्लोज असेट सोल्ड ऑफ विद स्क्रैप वैल्यू, इतना, आपने इनकम ऐड कर दोगे, माइनस करोगे आप। सम रिनोवेशन, तो वही है 6 लाख का 4/5 ऐड कर दोगे, सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन ये। इंटरेस्ट इनकम आपने ऐड करी होगी, माइनस करोगे आप। वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट जो है, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट माइनस कर रखी होगी आपने, ऐड बैक कर दोगे। इंश्योरेंस क्लेम ऐड कर रखा होगा, माइनस कर दोगे। इसका देख लेते हैं, डोनेशन वाला जो है पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है, माइनस कर रखा होगा, आप ऐड बैक कर दोगे। रिपीट हो रहे हैं वही पॉइंट बार बार ना। ओपनिंग स्टॉक जो है आपने ओवर वैल्यूड कर दिया 2,40,000 से, और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 1,10,000 से। सो नेट इफेक्ट में अगर मैं बात करूं, 1,10,000 से आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी आपने खर्चा ज्यादा माइनस कर रखा है, आप उसको एड बैक कर दोगे। ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद आपको कॉस्ट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था स्टडी नोट नंबर मटेरियल 2 के 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो सिमिलर क्वेश्चन जो डिफरेंट थे वो मैंने करा दिए, उनसे जो सिमिलर मिलते थे उनके मैंने सारे पॉइंट्स कवर करा दिए, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। सो स्टडी नोट नंबर जो 2 है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टडी नोट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इस स्टडी नोट की थ्योरी मैं पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूँ। स्टडी नोट नंबर जो 2 है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं थ्योरी की बात करता हूँ और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल स्टडी नोट नंबर के 2 की जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी नोट नंबर 3 जो है अपना कंफर्मली स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो बाय गाइस।